तो देखिए यूपी में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, इससे आगे क्या संदेश यूपी की राजनीति में बीजेपी के लिए जाते हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं, आकलन करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में, तो डॉक्टर संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत मैं संजय जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से जो 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना यूपी में, उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है, अब हालांकि उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी बीजेपी को खुद से भी कि वो इस तरीके का प्रदर्शन करेगी, इतना कमजोर प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा। इस हार को आप राजनीति के लिहाज से यूपी में बीजेपी के लिए आने वाले समय में क्या दशा और दिशा मानकर चल रहे हैं? क्या आगे क्या संकेत बीजेपी के लिए है यूपी से? देखिए, संकेत बिल्कुल साफ है और संकेत वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार चुनाव लड़ा और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मोमेंटम जरूर बनाया, अपने मुद्दे जरूर रखे, लेकिन सच तो यही है कि जनता ने चुनाव लड़ा। और ये जो 7 केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है उत्तर प्रदेश से अकेले, उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो समझ में आता है वो ये कि ये अगर महेंद्र नाथ पांडे की बात छोड़ दिया जाए, चंदौली की बात छोड़ दिया जाए या एक आध और मंत्रियों की बात छोड़ दी जाए, तो ज्यादातर की हार के पीछे जो मेन वजह है वो मुझे यही लगता है कि इन सभी लोगों ने मान लिया था कि मोदी जी ही जिताएंगे। तो केवल मोदी के चेहरे के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उसका प्रतिफल ये रहा कि ये अपने क्षेत्र की जनता के साथ डिस्कनेक्ट होते चले गए। और तीसरी बात की जो विकास संबंधी जो परियोजनाएं थी वह नहीं लागू हो पाई या उसके लिए ज्यादा संजीदगी ये लोग नहीं दिखा पाए। जैसे लखीमपुर खीरी की मैं बात करूं कि केंद्र में आप भी मंत्री थे, जय मिश्रा टेनी जी 2 बार के सांसद थे, लेकिन आज तक लखीमपुर में ट्रेन नहीं चल पाई है। 8 वर्षों से छोटी लाइन से बड़ी लाइन ही बन रही है। हर गांव का जो पुल है आज तक नहीं बन पाया। आप ये मान रहे हैं संजय जी कि एंटी इनकम्बेंसी 7 मंत्रियों के क्षेत्र में रही है? बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि देखिए, भाजपा ने 47 सांसदों को रिपीट किया, ये एक रणनीतिक भूल कर दी भाजपा ने। इनको रिपीट नहीं करना था क्योंकि ज्यादातर जो रिपीटेड कैंडिडेट जो हारे हैं और वो जनता के साथ नहीं जोड़े या उनके साथ जो खोता कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली बात वो नहीं। और तीसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर भाजपा के भीतरघात भी हुआ है और वह सपोर्ट नहीं मिल पाया है। और चौथी चीज ये कि आयातित नेताओं के जरिए आप कितने समय तक सत्ता में रहेंगे। भीतरघात मतलब बोगस वोटिंग की तरफ आपका इशारा है? नहीं, बोगस वोटिंग की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आयातित नेता मतलब कि दूसरे पार्टी के नेताओं को लाकर आप उनको टिकट देंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे, एक तो यह फैक्टर है। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, मैं इन 7 मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो समर्पित कार्यकर्ता रहा जो भी भाजपा का, वो बेचारा उसी तरीके से देख रहा है। तो इस नाते भीतरघात हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, प्रमोद जी का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? 7 केंद्रीय मंत्रियों की हार, लिहाजा ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन और मंथन का विषय हो जाता है। लेकिन जहां हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पूरे देश भर में 49% के आसपास यहाँ पर सांसदों का बदलाव किया गया, जिनको बदला गया। लेकिन यूपी में महज ये आंकड़ा 11% तक रह गया, यानी 11% सांसद यूपी में बदले गए। जहां जरूरत थी बीजेपी को बदलने की, वहां उन्होंने नहीं बदला और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि अगर आप अमेठी से स्मृति ईरानी को लड़ाएंगे, उनके खिलाफ अगर सत्ता लहर चल रही है, लोग उनसे नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी है, तब तो विपक्ष चाहे कोई भी नेता खड़ा कर दे, कोई भी सांसद प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दे, वो तो जीतना ही है फिर। नहीं, देखिए, अभी जो संजय जी ने समीक्षा की, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। उनकी बिल्कुल एक चीज सही है। दूसरी चीज देखिए, 2-3 कारण बड़े प्रमुख रहे। एक तो इको हो रही है आपकी आवाज, तो ठीक है, हम उसको करेक्ट करवाएंगे सर। तो हाँ,
एक तो सबसे ज्यादा बात ये रही कि आपकी जो मुझे लगता है मुख्य मुद्दा ये रहा कि एक तो देखिए गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, और बेरोजगारी ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका ये निभाई कि जो युवा इससे पहले के इलेक्शंस में अगर आप देख लें तो युवा न केवल निकलता था बल्कि 2-4 लोगों को साथ लेके वोट डलवाता था। आपकी युवा जो है पेपर लीक के मामलों में, बेरोजगारी के मामले में युवा बिल्कुल निष्क्रिय रहा। उसने कहा कि यार हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम पढ़ लिख के निकलते हैं, हमें रोजगार मिलता नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं, रोजगार दिखाई नहीं दे रहे हैं, सरकार वादा करती है, वादा का खिलाफी कर रही है, इसलिए वो निष्क्रिय हो गया। बावजूद इसके कि वो सोचता था कि हमारी चॉइस बीजेपी है, तो वो और दूसरों को देने नहीं गया, लेकिन वो निकला नहीं या बीजेपी की उसने मदद नहीं करी, वो तटस्थ हो गया और घर में बैठा रहा, इसलिए मतदान प्रतिशत भी घटा, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा एक कारण रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी कोई सुनी नहीं गई, उनकी सिपाही तक नहीं सुनता था, उनकी मतलब बड़े पदाधिकारियों की, मंत्री की, सांसदों की नहीं सुनते थे। जो ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हावी रही और जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रहा, या वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए और वो जनता के बीच गए भी नहीं। वो इस दम में रहे कि अब जो है मोदी जो है वो फैक्टर पर्याप्त, हम जनता के पास जाए या न जाए, मोदी फैक्टर हमको जिताता रहेगा। तो अब के मोदी का भी दम खत्म हो गया और ये जता दिया कि खाली मोदी के बूते पे नहीं जीता जा सकता, एक फैक्टर जीत का आधार नहीं होता है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण रही कि आपकी अगर इससे पहले के इलेक्शन देखें, चाहे मायावती का और सपा का रहा हो, चाहे कांग्रेस का इससे पहले सपा का रहा हो, तब कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। मतलब सपा का उधर नहीं देता था, इनका इधर नहीं देता था, कुछ देते थे कुछ नहीं देते थे, तो वो टॉप लेवल पर तो गठबंधन हो जाता था, लेकिन निचले स्तर पर गठबंधन नहीं होता था, या वो गठबंधन जनता या उनके कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करते थे। आपकी इन सारी चीजों को भूल के एक मुश्त गया। दूसरी अगर आप देखिए कि एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा जो मेरी नजर में, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की 400 पार 80 पार, वो विपक्ष ने उस मुद्दे को कैच कर लिया और ये जनता के नीचे तक ये पहुंचा दिया उसने कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर जो है उनकी पुस्तक चली जाएगी। तो उससे दलित बहुत आहत हो गया, क्योंकि दलित के सामने कोई माने नहीं है, वो आस्थावान नहीं है धर्म के प्रति उतना कि राम के प्रति वो बौद्ध प्रवृत्ति का है। हाँ। उसने कहा कि हमारे भगवान अंबेडकर हैं, ये अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी फेंक देगी। तो वो अंबेडकर जो कभी भी समाजवादी पार्टी पे नहीं जाता था गेस्ट हाउस कांड के बाद, और 19 के इलेक्शन में भी नहीं गया था, मतलब बसपा को 10 मिल गई थी। हाँ। और सपा को 5 मिली थी, ये इस बात का प्रमाण है कि दलित गठबंधन के बावजूद नहीं गया। अच्छा, लेकिन आपके अंबेडकर जी के नाम पर वो चला। जी, बसपा का कैडर इतना ज्यादा बड़ा है, मजबूत तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि 0 सीटें यहाँ पर आई हैं और हमेशा से वो अपनी जमीनी जो है वो खोती नजर आई है बसपा। इतना बड़ा कैडर होने के बावजूद, और एक समय पर हम देख रहे थे कि बसपा का एक कोर वोटर जो है वो दलित है और दलित वोटरों के सहारे ही मायावती अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही। लेकिन इस बार अगर 0 सीट यहाँ पर आई है और दलितों का वोट अगर नाराज होकर ये कि संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खतरा है, या फिर और ऐसे चीजें जो विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो यानी कि दलित वोट बैंक जो था वो अब शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन, और इसी का नुकसान बीजेपी को अब झेलना पड़ा। ये ज्यादा झेलना पड़ा। और उसके साथ साथ उतना ही नहीं, जो 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग इतनी मजबूत कर दी थी कि उसमें दलित, बीजेपी के बसपा के पास 20-22% वोट था पहले, लेकिन वो घट के 10-12% रह गया। वो उसमें बीजेपी ने खींच लिया था, पिछड़ों को ले लिया था, अति पिछड़ों को ले लिया था। ये जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो 400 और 80 के जो परसेप्शन बनाने के लिए जो उन्होंने बात करी, उससे दलित खसक गया अंबेडकर जी के नाम पर, और बाकी पिछड़ा और अति पिछड़ा खसक गया। उसने जो इनको खाद्यान्न मिलता था उसको भी उसने धता बता दी। उसने कहा कि हमारा आरक्षण छिन जाएगा। तो ये सारी चीजें। और दूसरा, अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने, बड़ा महत्वपूर्ण है,
समाजवादी पार्टी के लिए ये परसेप्शन रहा है कि वो एमवाई फैक्टर पर चलती रही है और वो जीतती रही है। अब की उसने पीडीए बना के उसने जो है वो खाली 5 यादव और 4 मुसलमानों को हाँ उसने वो खत्म कर दिया और जातिगत समीकरणों को बहुत सटीक ढंग से बैठाया। और अंतिम बात, एक बात और कह दूं कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे, इंटरनल सर्वे कराया था, उसमें जो है 40% से ज्यादा ये चीज आई थी कि अब जनता हमारे इन सांसदों के प्रति खुश नहीं है। मेरा अगला सवाल लेकिन बावजूद उसके उन्होंने टिकट रिपीट कर दिया। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल प्रमोद जी से यही था, उसके बावजूद उन्होंने, हम अभी अपने सहयोगियों की रिपोर्ट भी देख रहे थे, उसमें निश्चित तौर पर भानु प्रताप वर्मा को लेकर एक रिपोर्ट थी कि वहां की जनता ये पहले ही फीडबैक दे चुकी है कि भाई हमारे सांसद ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। यहाँ पर हमारे उनके खिलाफ एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही थी। लोगों के भीतर वो गुस्सा था, वो आक्रोश था कि आप केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई काम नहीं किया। तो एक यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी की परिस्थिति थी जिसकी जानकारी पहले ही बीजेपी आला कमान को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोद जी रिपीट किया गया उन सांसदों को, उनको टिकट वापस से दिया गया। तो ये तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है प्रमोद जी, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। दूसरे उसका एक मुख्य कारण ये रहा कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, वो इस दम्भ में आ गई थी कि अब हमारा इस देश में कोई विकल्प नहीं है। अब हम जो है वो आने वाले 25-50 वर्ष हम ही सत्ता में रहेंगे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा छुए न छुए, गरीबी छुए न छुए, और ये और कोई काम जन सरोकारों को करे न करें। दूसरे अधिकारी पूरी तरीके से मतलब जो जनप्रतिनिधियों का काम था वो पूरी तरीके से नौकरशाही को सौंप दिया और नौकरशाही बेलगाम हो गई। जो मतलब जनता बड़ी परेशान थी, बिल्कुल, मतलब ये ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो नौकरशाह हावी हो गए और जनप्रतिनिधि जो है वो बैकफुट पे आ गए, ये उसका भी भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठना पड़ा। क्योंकि ठीक है, ये हो सकता है कि जनप्रतिनिधि भी गलत हों, लेकिन वो कम से कम जनता की 10 जनता की समस्याओं का समाधान तो करते हैं। नौकरशाही तो जो है उसका ये आलम हो गया था कि वो जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को दुत्कार देती थी। तो ये आम जनता की तो कोई मतलब ही नहीं, वो जो चाहते थे वो करते थे। उन्होंने पूरी तरीके से इस प्रदेश के लोग इस बात से भी बहुत त्रस्त थे। संजय जी का मैं रुक करी, तो संजय जी ये जो कोई सुनने वाला नहीं है, हार हुई है, और न केवल हम यूपी का इसमें जिक्र करना चाहिए बल्कि देश भर में हमने इस तरह के सीटें देखी हैं। अयोध्या हार जाना, अमेठी हार जाना एक विषय है, लेकिन अयोध्या जैसे सीट हार जाना ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय बीजेपी के लिए हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब फीडबैक दिया गया कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आपके सांसद यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उनको आप देखिए, उनके ऊपर आप विचार कीजिए, यहाँ पर रिपीट करने से बचिए, लेकिन उसके बावजूद भी रिपीट किया गया। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का कि इस बार तो नहीं अपार बीजेपी मोदी के सहारे कर ही लेगी, राम मंदिर के सहारे कर ही लेगी, लेकिन राम मंदिर जहां बनवाया वहीं से ही आप हार गए हैं। लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। तो जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तब तो चाहे कोई भी नेता उतर जाए उसी को बहुमत मिलना है, ये तो फिर तय ही है। लोग तो एक माइंडसेट बना के रखते हैं कि हमें इनको तो नहीं जिताना, इनको तो हमने वापसी नहीं करवानी है क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है मंत्रियों की हार का। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन अगर धर्म को नैतिकता के साथ और उसके आप कह सकते हैं मोरालिटी के साथ अगर आप जोड़ते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूरे कवायद में जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, जो बनाया गया, भावना क्या थी? भावना पूरी तरीके से यही थी कि उसका राजनीतिक लाभ किया जाए और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। कहीं ना कहीं देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। अच्छा, ये भी काफी दिलचस्प है कि बीजेपी और एनडीए के तमाम दलों ने ये कहा था कि ये देखिए, ये तो राम विरोधी लोग हैं, ये तो मना कर रहे हैं जाने से, ये तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अब आप देखिए, ये तो राम मंदिर को तोड़वा देंगे, उस पर बुलडोजर चलवा देंगे, टेंट में वापस से रामलला को विराजमान करेंगे। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या जैसी सीट अगर बीजेपी हारती है तो एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है सर। लेकिन संजय जी, क्या राहुल गांधी की यात्रा
जो उन्होंने की, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसका परिणाम, या फिर एक नैरेटिव जो लोगों के बीच में सेट करने की कोशिश की गई कि अगर ये लोग 400 पार कर लेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और शायद यही वजह है कि यूपी में पूर्वांचल जैसी सीटों पर जोर लगाने के बावजूद भी हमने परिणाम देखे। आप बिल्कुल सही करेंगे। एक तरफ तो यह जो खामियाजा हुआ धर्म और राजनीति के घालमेल के पश्चात एक फैक्टर है, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से भाजपा के 400 पार के नारे को भुनाया और ये सवाल खड़ा किया कि भाई 400 आपको क्यों चाहिए, इसका माकूल जवाब नहीं दे पाए भाजपा के या प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे पाए। और वहीं से ये नैरेटिव खड़ा हो गया कि 400 इनको इसलिए चाहिए कि ये संविधान में अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे या हो सकता संविधान को खत्म कर दे, उसकी जगह नया संविधान लाए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आने लगी और जब संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा। ये इतना तेजी से मुद्दा चला कि जिसने बिल्कुल भाजपा के पहिए को बिल्कुल पंक्चर कर दिया और वो कहीं नहीं चल पाई। और इस अंडर करेंट को हम लोग समझ रहे थे, CSSP क्योंकि हम लोगों ने फील्ड में काम किया और पूरी तरीके से समझ रहे थे ये अंडर करंट है और जिसको भाजपा के तमाम सारे नेताओं ने अपनी एक तरीके से संजीवनी बूटी ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए काम कर गया, पूरी पार्टी के लिए काम कर गया। और ऐसा करिश्मा अखिलेश यादव ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने दिया है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रमोद गोस्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बारीकी से और सटीकता के साथ इसका विश्लेषण किया।